गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम फेडरलिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि फेडरलिज्म क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्या होती है। तो फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म होता है कि डिवीज़न ऑफ पावर, कि पावर को डिवाइड करना बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है, कि पावर को डिवाइड करना, पावर को शेयर करना ही फेडरलिज्म होता है, ठीक है। और आजकल वर्ल्ड के अधिकतर कंट्रीज़ ने फेडरलिज्म को अपने यहाँ पर अडॉप्ट किया हुआ है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम बात करेंगे इंडिया के रिगार्डिंग कि इंडिया में फेडरलिज्म है या नहीं है, क्या उसका एक हिस्ट्री है कि इंडिया में फेडरलिज्म को कैसे अपनाया गया था। ओके, फेडरलिज्म इन इंडिया एवोल्यूशन। इंडिया हैज़ बीन ए मेल्टिंग पॉट ऑफ एथनिक, रिलीजियस एंड कल्चरल आइडेंटिटीज़। कि इंडिया जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कल्चर को लेकर, रिलीजन को लेकर, एथनिक्स। इन हिस्टोरिकल टर्म्स the fusion of these identities went on simultaneously with the advent of new forces। कि इंडिया जो है इन सभी आइडेंटिटीज़ वगैरह का एक फ्यूज़न है, इनका मिक्सअप है। द ब्रिटिश इरा सा बोथ फ्यूजन एंड फ्यूज़न, और ब्रिटिश जब था तो इसने इन दोनों चीज़ों को देखा था। इन 1773 ब्रिटिश हैड स्टार्टेड विद सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, बट गिवन द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया सून दे एनकाउंटर्ड कॉम्प्लेक्सिटीज। कि जब ब्रिटिश यहाँ पर आए थे तो उन्होंने यहाँ पर सेंट्रलाइज सिस्टम को अपनाया था, यानी कि सारी पावर्स उन्होंने अपने पास ही रखी। लेकिन इंडिया एक डाइवर्स कंट्री था, तो यहाँ पर आगे चलकर इन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस किया। और इसके चलते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1861, 1909 और 1999 में जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी, यानी कि स्टेट जो थे, प्रोविंसेस थी, उनको पावर्स दे दी गई थी। इन 1930 द साइमन कमीशन रिकमेंडेड establishment of federation as a way of mitigating Hindu-Muslim problems and for coping with the problem of 500 princely states। अब इसके बाद 1930 में जब साइमन कमीशन यहाँ पर आया तो उसने भी यही कहा था कि इंडिया में जो है फेडरलिज्म को अपनाया जाए, यानी कि यहाँ पर पावर को डिवाइड किया जाए। जो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहे थे, जो प्रिंसली स्टेट्स के साथ, उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जा सके। 1935 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया गया, ऑल इंडिया फेडरेशन एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जिसमें कि जो प्रोविंशियल थे, यानी कि जो हमारे यहाँ पर स्टेट्स वगैरह थे, उनको कुछ पावर्स दी जाए। तो ये चेंजेस किया गया था। द इंडियन नेशनल मूवमेंट थ्रू कॉलिंग इंडिया यूनाइटेड नेशन ऑल्सो डिमांडेड दैट द शेप ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी फेडरल नॉट यूनिटरी। और हमारे यहाँ पर जो आज़ादी के लिए जो मूवमेंट चल रहा था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि एक यूनाइटेड नेशन हो, और उसमें भी उन्होंने फेडरल की बात की थी, यूनिटरी की नहीं। देखो, फेडरल और यूनिटरी का मतलब होता है कि किसी एक के पास पावर्स होना, सेंट्रलाइज मतलब होना कि एक के पास पावर होना। लेकिन फेडरल का मैंने बताया था कि पावर को डिवाइड करना। तो उन्होंने भी यही अपना एक सजेशन दिया था कि भाई इंडिया में फेडरलिज्म होना चाहिए, ना कि यूनिटरी सिस्टम हो। द मोतीलाल नेहरू कमेटी report, round table conference and all the subsequent initiatives till the British cabinet mission supported demarcation of power between center and state to accommodate prevalent diversities। अब जब साइमन कमीशन यहाँ आया था तो उन्होंने भी इसी चीज़ के रिगार्डिंग कहा कि जो पावर है उसको सेंटर और स्टेट में के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उनके बीच में डिवाइड किया जाए। इवन महात्मा गांधी वाज इन फेवर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, और महात्मा गांधी थे वो भी डिसेंट्रलाइजेशन के फेवर में थे। लेकिन देखो, अभी तो हमने सिर्फ बात की थी सेंटर और स्टेट के बीच में, लेकिन गांधी जी का जो मानना था वो ये मानना था कि लोअर लेवल पर, यानी कि जो लोकल लेवल पर भी पावर को बांटा जाए। Thus, at the time of independence, not only was there a commitment on part of nationalist leaders to establish federation, but some sort of federation was already in existence। तो उस समय इंडिया के अंदर कुछ जो फेडरेशन था वो पहले से ही एग्जिस्ट करता था। कुछ उन्होंने डिमांड की थी, कुछ चीज़ें चल रही थी, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं चल रही। तो उन्होंने कहा कि भाई इस चीज़ को, जो ये फेडरेशन है, इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया इन इट्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड on 22nd January 1947 declared assembly firm and solemn resolved to make India an independent sworn republic where states shall possess and retain the status of autonomous unit। कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए,
तो उनका जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, जो कि उन्होंने 22 जनवरी 1947 को डिक्लेयर किया, उसमें उन्होंने ये कह दिया था कि इंडिया जो होगा पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट कंट्री होगा और उसके अंदर जो स्टेट्स है यानी कि जो यूनिट्स है वो भी अपने आप में इंडिपेंडेंट होंगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके ऊपर अपनी मर्जी नहीं करेगी। रेजिडुअरी पावर्स वर ऑल्सो बी गिवन टू द स्टेट्स। स्टेट्स को रेजिडुअरी पावर्स, आपने 3 पावर उनके बारे में सुना होगा लिस्ट के बारे में, यूनियन लिस्ट, ठीक है ना, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और एक रेजिडुअरी पावर्स और थी। However, by the July 1947, the question of partition was decided and therefore the centrist ideology of Congress became dominant once again. अब जुलाई 1947 में इंडिया का पार्टीशन का वो हो गया था, डिसाइड हो गया था कि भाई इंडिया का पार्टीशन हो। और उस समय जो नेहरू की यानी कि जो आप कह सकते हो कांग्रेस की सोच थी कि भाई सेंटर को ज़्यादा पावरफुल दी जाए, वो उस समय दोबारा से डोमिनेंस कर गई थी। The Congress leadership clearly stated that the infinite segmentation and the primordial attachment of India would negate the process of both democracy and development. It was argued that socio-economic aspirations could be achieved only through centralized planning. कि कांग्रेस ने कहा कि हमारे यहाँ पर जो सोशल और इकोनॉमिक जो एस्पिरेशंस है, लोगों की जो इच्छाएं हैं, उनको हम तभी पूरा कर सकते हैं जब सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हो, यानी कि सेंट्रलाइज प्लानिंग होगी, पूरे देश में एक ही प्लानिंग हो। अगर हमने पावर्स को डिवाइड किया या इनको बराबर की पावर्स दी गई तो देश में से गरीबी वगैरह को खत्म नहीं कर पाएंगी। द पार्टीशन राइट्स प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड नीड फॉर प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर रिमूविंग बैकवर्डनेस, पॉवर्टी एंड फूड शॉर्टेज प्रॉम्प्टेड कांग्रेस टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब उस समय देश में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी कि पार्टीशन हुआ तो देश में पूरे में दंगे हो गए थे। इसके अलावा उस समय देश जो था वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा वीक था, फूड शॉर्टेज थी, जिसकी वजह से कि कांग्रेस ने उस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसको ज़्यादा पावर्स दे दी गई, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल बना दिया। द आइडिया ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज देयरफॉर ड्रॉप्ड, और जो कह रहे थे कि भाई स्टेट्स को भी बराबर की पावर दी जाएंगी, उस आइडिया को उन्होंने ड्रॉप कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर, द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, क्लियरली स्टेटेड दैट इंडिया वुड बी फेडरल, कि अंबेडकर ने कहा था कि इंडिया एक फेडरल होगा, बट नॉट बाय एन एग्रीमेंट एज नो स्टेट वुड हैव द राइट टू सीड फ्रॉम इट, कि लेकिन उसमें ये एग्रीमेंट नहीं होगा कि भाई आप स्टेट से यानी कि देश से अलग हो सकते हैं, आप अलग, कि आपको पावर्स दी जाएंगी, लेकिन उसमें एक ये कंडीशन भी होगी कि आपको देश के साथ रहना होगा, देश से अलग होने का आपको अधिकार नहीं दिया जाएगा। ही सेड दो द कंट्री एंड द पीपल मे बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स, कि जो देश के लोग हैं, कंट्री है, वो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया जाएगा, जिससे कि देश को चलाना आसान हो जाए, क्योंकि एक बड़े पूरे देश पर रूल करना और एक छोटे छोटे पार्ट्स पर रूल करना, तो बड़े देश पर रूल करना बहुत ही मुश्किल होता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अलग अलग स्टेट्स होंगे और स्टेट्स को पावर्स दी जाएंगी, ठीक है। सेवरल रीजन वेड इन द माइंड ऑफ कॉन्स्टेंट, अब जो कॉन्स्टेंट असेंबली थी उसके माइंड में कई बातें थी, जिसकी वजह से कि उन्होंने एक फेडरल फ्रेमवर्क तो तैयार किया, लेकिन जिसमें सेंटर को ज़्यादा पावर्स दी थी। देखिए, द सर्कमस्टांसिस प्रिवेलिंग ड्यू टू पार्टीशन, कि एक तो ये था कि उन्होंने सेंटर को पावरफुल बनाया कि उस समय पार्टीशन से प्रॉब्लम्स हुई थी। वेड हैविली इन फेवर ऑफ ए स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट, कि उन्होंने जनरली फेडरल गवर्नमेंट के स्ट्रॉन्ग उसके ऊपर फेवर किया। दूसरा था द अनऑर्गेनाइज नेचर ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज मेड इट डिफिकल्ट फॉर देम टू मेक एनी डीम्ड इम्पैक्ट ऑफ द कॉन्स्टेंट असेंबली, कि उनके लिए कि बहुत मुश्किल हो गया था कि कॉन्स्टेंट असेंबली पर एक उसका ज़्यादा प्रभाव डाला जाए। इसके अलावा कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो खुद चाहते थे कांग्रेस के लीडर्स की स्ट्रॉन्ग सेंटर हो। इसके अलावा देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए उन्होंने सेंटर को ज़्यादा पावर्स दी। द कैपेसिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक इनिशिएटिव एंड डायरेक्शन विद द स्टेट इनिशिएटिव्स, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कैपेसिटी के ऊपर उनको कहा कि भाई वो खुद इनिशिएटिव्स ले सकती है कि देश को डेवलप करने के लिए, स्टेट्स को डेवलप करने के लिए, और इसके साथ स्टेट भी अपने बेसिस पर इनिशिएटिव ले सकता है। बेटर कंपिटेंस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टेट्स इन वेरियस डेवलपमेंट वर्क्स, कि यूनियन गवर्नमेंट जनरल जो है कोऑर्डिनेट करेगी स्टेट्स को जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके कामों के लिए।
और पॉसिबिलिटी ऑफ सेंटर इंटरफेयरिंग वेयर स्टेट्स को डिफॉल्ट, और स्टेट को, सेंटर को ये पावर दी गई कि भाई कहीं पर अगर स्टेट फेल होता है तो सेंटर उसमें इंटरफेयर कर सकता है। तो ये चीज़ें थी जिसमें कि इंडिया में फेडरलिज्म है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर फेडरलिज्म पूरी तरीके से नहीं है, पूरी तरीके से फेडरलिज्म नहीं है। यहाँ पर सेंटर को ज़्यादा पावर्स दी गई हैं बजाय स्टेट्स के। ठीक है, तो सेंटर यहाँ पर हमारे यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल है, हमारे यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है, लेकिन पूरी तरह से उसे भी नहीं कह सकते कि स्टेट्स को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन स्टेट्स को उतने अधिकार नहीं दिए गए हैं जितने कि सेंटर को दिए गए। तो इंडिया को अगर हम बात करें, इंडिया मिक्स है, ना तो इंडिया पूरी तरह से फेडरल है और ना ही इंडिया पूरी तरह से यूनिटरी है। तो इंडिया दोनों का मिक्सअप है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।